सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में फोर्स की बात कर रहे थे, हम बल की बात कर रहे थे और उसमें घर्षण बल, पेशीय बल वगैरह की बात की थी। अब आगे असंपर्क बलों की, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बलों की बात करते हैं। तो बल वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम कुछ बलों की बात कर चुके हैं, रिमेनिंग फोर्सेस की बात भी कर लेते हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किया था गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स से, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए थे और मैंने पूछा था कि बताओ भाई गुरुत्वाकर्षण बल किस में लग रहा है। लास्ट क्लास का बिल्कुल एंड था, तो वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक वस्तु, इवन आप वहाँ पर बैठे जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो। अजीब सा लग रहा है सुनने में कि सर हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल वीडियो देख रहे हैं, हम कोई फोर्स वोर्स नहीं लगा रहे। बट जरूरी नहीं है कि आप अपने हाथ से या पैर से धक्का दोगे या खींचोगे किसी चीज़ को तभी बल लगाते हो, नहीं। कोई भी वस्तु है, देखो पदार्थ कोई भी होता है, उसका द्रव्यमान तो होता ही है, वजन तो होता ही है। चाहे एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चाहे किसी बड़े वस्तु की बात करूं, द्रव्यमान सभी में, वजन सभी में। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुएं दूसरी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है कि ये पृथ्वी खुद किसी बॉल पर, किसी मनुष्य पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए। हो सकता है कि इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित दो बॉल एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए। लगता है, लगाए नहीं, लगता है। मैंने कहा ना, यहां पर बैठा मैं, आपको भी नहीं पता कि मैं आपसे कितना दूर हूं, लेकिन आप वहां पर बैठे मुझ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो, मैं यहां से आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूं। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हमें तो फील ही नहीं हो रहा, हमें तो ना तो कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, ना कोई धक्का बल महसूस हो रहा है, ऐसा कैसा बल लगा रहे हो आप? तो सुनना, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सारे नेचुरल फोर्सेस हैं उनमें से सबसे दुर्बलतम बल है, वीकेस्ट फोर्स है। इसलिए डेली लाइफ में हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। वो तो कभी आप ऊपर छत से चढ़ के कूदते हो तो नीचे जाके ठपाक से गिरते हो, तब लगता है हाँ भाई गुरुत्वाकर्षण बल था। या अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, तब हाँ दिखेगा कि हाँ भाई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो फिर भी अगर मैं बात कहूं कि भाई इतना दुर्बल बल है कि ये हमें डेली लाइफ में इसका अनुभव ही नहीं होता। बाकी अगर हम डिफाइन करें कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है, तो देखो कोई भी दो वस्तुएं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, अब ये दो वस्तुएं कोई भी हो सकती है, जोड़ा किसी का भी बना लो, पृथ्वी और किसी वस्तु का बना लो, पृथ्वी और किसी मनुष्य का बना लो, पृथ्वी या किसी वस्तु का बना लो, या पृथ्वी के पास जो इसका उपग्रह है चंद्रमा, इस चंद्रमा पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। या इवन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित कोई भी दो वस्तुएं, उनके बीच भी ये आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और इंपॉर्टेंट बात, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछ लेता हूं। एक ये कोई 10 किलो की वस्तु है और एक केवल 1 किलो की वस्तु है। ये तो तय है कि दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगी, दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगी। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन सी वस्तु ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, ये 10 किलो वाली यानी ए, या 1 किलो वाली बी? या सी ऑप्शन है आपके लिए, दोनों बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगी एक दूसरे पर, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल रहेगा दोनों का। आंसर कर सकते हैं आप।
आपके आंसर आते हैं तब तक आगे और बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छा इक्वल आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, 10 यानी कोई ए कहना चाह रहा है। अच्छा ए और सी में से आ रहा है, चलें ए और सी से आ रहा है, किसी का ए है किसी का सी है। तो ध्यान देना अब कि हमेशा गांठ बांध के रख लो, जितना गुरुत्वाकर्षण बल ये भारी वस्तु लगाती है उतना ही हल्की वस्तु भी लगाती है, अंतर नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पर एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगी। इस वजह से ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले कि पृथ्वी चंद्रमा पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है या चंद्रमा पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ध्यान रखना। या ऐसे हल्की और भारी वस्तु में भी पूछ ले, हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक दूसरे पर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होगी, बस अंतर इतना ही रहेगा। दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा, क्योंकि हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मैं बात करूं, गुरुत्वाकर्षण बल को एफ जी से दर्शा देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी से दर्शा देता हूं। दो वस्तुओं के बीच यानी इनका द्रव्यमान मान लेता हूं m1 है m2 है, इनके बीच की दूरी r मीटर है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल m1 इंटू m2, इनके तो समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अब यहां पर एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि ये द्रव्यमानों के तो गुणनफल के समानुपाती है, यानी 10 को 1 से गुणा करो या 1 को 10 से गुणा करो, आएगा 10 ही। इनके बीच की दूरी नहीं बदलोगे जब तक इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये हमने पढ़ा। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कभी भी आपके सामने फिजिक्स में ये आए इस तरह से समानुपाती का संबंध, और आपको ये समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर यहां पर बराबर का चिन्ह लगाना है, तो हमेशा एक स्थिर राशि यानी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दो। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मैंने लिखा है कैपिटल जी। ये आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी आ गया, जहां पर आपके मन में आएगा कि सर ये जी क्या है, जी का मान कितना होता है, तो जी इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 गुणा 10 की घात -11। मात्रक बता सकते हैं इसका? मात्रक बता सकते हैं क्या इसका? जी का मात्रक बताना है भाई, इस जी का मात्रक, जी का मात्रक कितना होगा? कईयों ने लिखा भी है जैसे 6.67 गुणा 10 की घात या 10 की पावर -11, ठीक है, लेकिन मैं इसके आगे पूछ रहा हूं आपसे, ये कैपिटल जी है, ध्यान रखना। कई जने 9.8 रख रहे हैं, वो स्मॉल जी, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये जो कैपिटल जी लिखा है ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मुझे इकाई, क्योंकि कईयों के आंसर आए हैं, वेरी गुड, कईयों के आंसर आए, मुझे तो इसकी मात्रक की बात करनी के पीछे क्या लगाऊं, किलो लगाऊं, न्यूटन लगाऊं, मीटर स्क्वायर लगाऊं, क्या लगाऊं? तो अब यहां पर सुन लो, इसका भी अपन मात्रक निकालते हैं। कभी भी किसी भी राशि का मात्रक निकालना हो, तरीका देख लो। जैसे इस जी का मात्रक निकालना है तो जी को एक तरफ रख दिया हमने, ये बराबर करके, बाकी सबका पक्षांतरण कर दो, एफ जी गुणा ये आर स्क्वायर इधर बटे में इधर आ जाएगा, बराबर के इधर तो गुणे में आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 ये बटे में आ गए। तो यहां पर देख लो F, भाई चूंकि F क्या है, बल है, तो बल का मैं लिख देता हूं न्यूटन। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी के मात्रक देखो।
आर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये लीजिए मीटर का स्क्वायर अपॉन बटे में क्या है? m1 m2, यानी किलोग्राम गुणा किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो गया? स्क्वायर। ये जी का मात्रक आ गया। सोचने की बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। कईयों के अभी मैंने देखे मात्रक कई जनों ने लिखे हैं, वेरी गुड। तो हमेशा ध्यान रखना ये जी की वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट होती है। तो यहां पर देखो एफ, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है किस किस पर निर्भर कर रहा है? कोई भी राशि को अगर आपको पता करना है कि वो किस पर निर्भर करती है, सीधा उसके सूत्र में कूदो, फॉर्मूले में कूदो, और फॉर्मूले में जो जो दिख रहा है उस पर निर्भर करती है। सबसे पहले हमने क्या देखा? जी आया, लेकिन जी तो हमें पता है कि ये क्या है? कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये एफ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है। भाई नियतांक तो नियत राशि है, उसको तो किसी से मतलब ही नहीं, वो को फिक्स वैल्यू है, ये तो एक, ये तो चेंज ही नहीं होगी। फिर क्या आया? m1 और m2, यानी जो दो वस्तुएं जिनके बीच आप गुरुत्वाकर्षण बल पता कर रहे हो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा। यानी अगर ये द्रव्यमान ज्यादा होंगे तो सीधा देखो समानुपाती संबंध है, द्रव्यमानों का गुणनफल ज्यादा होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। और फिर फॉर्मूले में क्या राशि दिख रही है? आर। आर दोनों के बीच की दूरी। आर और बल में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर ये आर ज्यादा होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। यानी दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ा दूं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये पिछली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बात करते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको बताया फॉर्मूला, ये ध्यान रखना कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन का आंसर देना कि पृथ्वी व सूर्य के बीच यदि गुरुत्वाकर्षण बल Fg है Fg है, अगर इनके बीच की दूरी को दूरी को 4 गुना कर दें तो अब गुरुत्वाकर्षण बल होगा ऑप्शंस दे देता हूं। 4 गुना 16 गुना 1/16 गुना या 1/4 गुना। 1/16 गुना कह रहे हैं, वेरी गुड। अब एक बात सुनो, देखो कि कई बार ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाएं तो आप कई ऑप्शंस तो ऐसे हटा भी सकते हो। कईयों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सी आंसर। तो यहां पर एक बात देखो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? Fg है।
यानी प्रारंभिक बल F1 कितना था, Fg था। प्रारंभिक बल कितना था, Fg था। अब हमने क्या किया कि इनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया, यानी जो दूरी थी r, इसको कितना कर दिया, 4 गुना, यानी बढ़ा दिया। सीधा फॉर्मूला कह रहा है भाई कि अगर दूरी बढ़ेगी तो ये इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यानी एक बात तो तय है कि दूरी बढ़ने पर बल घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा। अब यहां हम ऑप्शन देखते हैं तो ये ए ऑप्शन कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा भाई, यानी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि 16 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, कितना, 16 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ेगा तो नहीं। तो पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दी, बाकी दो ऑप्शन है 1/16 गुना और 1/4 गुना, इनको कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आंसर निकालना है तो देखो, तरीका बता रहा हूं जो आगे तक काम आएगा, ध्यान रखना, समझना इसको। जब भी इस तरह से समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो, देखो हमने m1 m2 को तो छेड़ा नहीं, तो इनको यहां से हटा दो। तो ये बल किसके व्युत्क्रमानुपाती आया हमारे पास, जो बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के। अब इससे मुझे फॉर्मूला बनाना है, यानी मैं मानता हूं कि पहले बल था F1, दूरी बढ़ा दी तो बल हो गया F2। प्रारंभिक बल था F1, जब मैंने दूरी कर दी 4 गुनी तो बल हो गया कितना, F2, मान लिया F2, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर इसके बराबर कर सकता हूं मैं, कैसे, जो दूरी है वह क्या होती है, बल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F ऊपर है तो R का स्क्वायर नीचे है, यानी F1 ऊपर है तो R1 को रखो नीचे, F2 नीचे है तो F2 को, जो ये R2 यानी इसके साथ जो दूरी है R2, इसको रखो ऊपर। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, स्क्वायर लगाया हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर लगा दो, ये इस तरह से कर सकते हो। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसलिए 1 का जो R1 था वो मैंने नीचे रखा है, और F2 का जो R2 था वो उसको ऊपर क्रॉस में रखा है। और चूंकि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए दोनों का स्क्वायर रख दिया। अब प्रारंभिक बल F1 आपको दिया है। अब देखो, ये जो 4 चीजें, इनमें से हमेशा आपको 3 चीजें दे रखी होगी और चौथी चीज पता करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो F1 क्या था, Fg। प्रारंभिक बल दे रखा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, Fg है। बाद में बल कितना हो गया, ये F2, ये अपने को पता करना है, बराबर R2, यानी बाद की दूरी। बाद की दूरी कितनी कर दी हमने, पहले की 4 गुना, यानी पहले की ये R1 को अगर मैं मान लेता हूं R स्क्वायर की, पहले की दूरी थी R, तो R का स्क्वायर, बाद की दूरी क्या हो गई 4R, तो ये 4R का होल स्क्वायर। अब बस गणित है केवल, फिजिक्स यहीं तक थी, फिजिक्स यहीं तक थी, अब गणित है, ठीक है। तो अब मैथ्स में कुछ नहीं, पक्षांतरण कर लो, F2 का मान आ जाएगा आपके पास, सीधा लिख रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना। F2 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, Fg बटे में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, यानी जो पहले बल था Fg, उसका कितना हो गया, 1/16। आंसर क्या चला जाएगा, सी, जो ज्यादातर जनों का आया भी था, ठीक है। कर सकते हैं इस तरह से, ध्यान रखना हमेशा इस समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वालों में ये इस तरह से आपको संबंध बनाना पड़ेगा। समानुपाती होता तो 1 के सामने 1 आता, 2 के सामने 2 आता। व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 के सामने वाला R1 नीचे चला गया, F2 के सामने वाला R2 ऊपर चला गया। चूंकि स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर रख दिया, फिजिक्स वहीं पर खत्म हो गई, बाकी तो मैथ्स था, ठीक है। आगे बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं। जी ध्यान रखना, जी जो कैपिटल जी है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वह नियत राशि, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। ये आपने पढ़ लिया होगा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर कर रहा है, ये बातें कर लेते हैं। 2-4 जो बातें पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूं।
फिर आगे गुरुत्वाकर्षण में और बात करते हैं। देखो कि पहले परिभाषा लिख रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल की, क्वेश्चन वगैरह कर लिए, परिभाषा अभी तक नहीं देखी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है भाई? यहां पर एक बात सुनना, देखो गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं का है। सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, हर ग्रह का, एवरी प्लेनेट जो है, जैसे हम बात करते हैं मरकरी, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, अलग अलग, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, सभी ग्रहों का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हाँ, वो किसी का पृथ्वी से ज्यादा है, किसी का पृथ्वी से कम है। हर वस्तु का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है पूरे ब्रह्मांड में। यहां पर जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष बात करेंगे। तो लिखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तथा स्वयं भी, यानी खुद भी उन वस्तुओं से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगी, स्वयं भी उन वस्तुओं से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या ऐसे लिखे ना, उतने ही, तो और एप्रोप्रिएट रहेगा। उतने ही यानी सेम होता है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। अब कई जने कहेंगे कि सर भाई जब दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो हम पृथ्वी पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ के किसी मीनार से या किसी जगह से हम कूदते हैं तो हम तो नीचे आ जाते हैं, पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आई? अरे भाई आप हो कितने, 50 किलो, 60 किलो, 70, 80, 100, 150 किलो के होंगे। ये पृथ्वी कितने, 10⁻24 किलोग्राम की है। बल दोनों पर बराबर लग रहा है। ये पृथ्वी इतनी भारी है, क्या ये पृथ्वी जितना बल आप पर लगा उतना ही इस पृथ्वी पर लगाओगे आप तो गति कर जाओगे, लेकिन क्या पृथ्वी गति करेगी? क्या पृथ्वी नहीं करेगी। सीधी सी बात है, हल्की और भारी वस्तु दोनों पर बराबर बल लग रहा है। हल्की तो फिर भी सरक जाएगी, ये भारी वाली नहीं सरकेगी। तो कभी ये मत सोचना कि मैं यहां से कूदूंगा तो पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल मैं भी तो लगाऊंगा, तो पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आ रही, मैं ही नीचे क्यों जा रहा हूं, पृथ्वी क्यों नहीं आ रही ऊपर। कई जने सोचते हैं ऐसा, कईयों के दिमाग में आता है ऐसा कि सर पृथ्वी ऊपर नहीं आई, हम नीचे चले गए, ऐसा क्यों हुआ। तो सुनना भाई, पृथ्वी का वजन ज्यादा है आपसे, तो कितना ही ज्यादा है सोच भी नहीं सकते। तो उतना बल आप पर लगा, आप तो हल्के फुल्के थे, आप तो सरक लिए, आप तो नीचे गिर गए, पृथ्वी नहीं सरकेगी। अर्थ इतनी भारी है, हैवी है, वह नहीं सरकेगी। ठीक है, एग्जैक्टली पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण बल आपस में देखो। ठीक है, दो वस्तुएं ले ली मैंने कोई भी, जैसे अभी ऑप्शन दिया था, एक आपको क्वेश्चन भी करवाता, 1 किलो और 10 किलो की वस्तु, दोनों एक दूसरे पर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। जितना बल आप मुझ पर लगा रहे हो ना गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ही मैं भी लगा रहा हूं। ठीक है, तो सेम सेम है। आगे बात करते हैं अनुभव करती है। नेक्स्ट, तो ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण बल समान है, बस उनकी दिशा अलग अलग है। आप अपनी ओर मुझे खींचने का प्रयास कर रहे हो, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगवा रहे हो, और मैं आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा हूं, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ग्रेटर देन अस, मच ग्रेटर देन अस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल
वस्तुओं के, अभी अपन ने पढ़ा वही लिखवा रहा हूं, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दो वस्तुएं हैं m1, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, गैप है, वो हो गया r, यानी Fg समानुपाती m1 गुणा m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहीं से हमने आगे फॉर्मूला जो लिखा था, फॉर्मूला देखो हम पहले ही लिख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया Fg बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है भाई, स्थिरांक है, नियत राशि है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले अब आगे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखना कि दो वस्तुएं, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, ठीक है, पहले इनके बीच में क्या भरी हुई थी, वायु भरी हुई थी। अब मैं इनके बीच एक लोहे का ब्लॉक रख देता हूं, लोहे का ब्लॉक रख देता हूं, ठीक है, दो वस्तुएं रखी हुई है m1 m2, ये इनके बीच की दूरी है r, ठीक है, इनके बीच पहले वायु भरी हुई थी। अब मैं थोड़ी देर बाद क्या करता हूं, इनके बीच एक लोहे का ब्लॉक रख देता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है कि लोहे का ब्लॉक रखने के बाद अब गुरुत्वाकर्षण बल जो इन दोनों वस्तुओं के बीच है, पहले हवा थी, अब ये लोहे का ब्लॉक रख दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, और ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। देखें और आंसर कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने है। घट जाएगा ए, कोई कह रहे हैं बढ़ जाएगा ए, कोई कह रहे हैं सी अपरिवर्तित रहेगा, ए बी सी तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, कम हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, घट जाएगा। तो अब सुनना भाई, एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया और इतनी जल्दी भूल गए आप। मैंने कहा जब भी पूछा जाए कि ये बल किस पर निर्भर कर रहा है, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को देखा करो ना भाई, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर और उनके बीच की दूरी के वर्ग के ऊपर। क्या मैंने m1 m2 में चेंज किया, क्या m1 और m2 को चेंज किया, क्या नहीं किया। क्या इनके बीच की दूरी को यानी r को घटाया या बढ़ाया, क्या नहीं बढ़ाया। तो फिर और क्या बचा फिर। अब आप कहेंगे नहीं सर हमें तो सूत्र से बताओ, तो ये लो Fg बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो m1 m2 को नहीं छेड़ा,
आर को भी नहीं छेड़ा, ये जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये तो छिड़ता ही नहीं है, ये तो नियत ही रहता है। तो जब मैंने द्रव्यमानों को नहीं छेड़ा, दूरी, बीच की दूरी को नहीं छेड़ा, तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल छिड़ेगा? क्या नहीं छिड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अब सुन लो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर किसको खड़ा करूं? यहां पर ट्रंप को खड़ा कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर देते हैं, और यहां पर आप हो। अभी आपके बीच में कोई नहीं है, तो आप एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो, ये तो समझ में आया होगा। अब यहां पर आकर बीच में हमारे पीएम मोदी जी खड़े हो गए। स्टिल अभी भी ध्यान रखना, आपके और ट्रंप के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल था अभी भी वो अनचेंज्ड, यानी वो तो उतना ही रहेगा। तो सुनना, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के माध्यम, यानी बीच में हवा है, पानी है, लोहा है, कुछ भी है, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वो केवल और केवल उन द्रव्यमानों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो चाहे बीच में मोदी जी आ जाए, चाहे बीच में कोई भी आ जाए, चाहे बीच में कोई भी आ जाए, आपके और ट्रंप के बीच में अगर दूरी नहीं बदली है, आप दोनों के द्रव्यमान उतने ही हैं, तो आपके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है? तो यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इधर उधर भटका मत करो, ये एग्जाम्पल देता हूं तो आप तो पता नहीं भटक जाते हो, ऐसे क्यों भटकते हो भाई? ठीक है, आगे बात करते हैं। सर आर क्यों लेते हैं डिस्टेंस के लिए डी? कुछ भी ले लो, नॉर्मली आर ले लेते हैं भाई, ठीक है, आर ले लेते हैं, क्योंकि देखो बाद में जब वस्तु और पृथ्वी के बीच में, यानी केवल अगर मैं दो वस्तुएं नहीं, एक वस्तु यानी हमारे और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, तो पृथ्वी और हमारे बीच की जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होती है, और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पर आर ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कुछ बातें हुई, दो चार बातें जो अभी अपन ने क्वेश्चन में देखी वो लिखवा देता हूं, जल्दी से नोट कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्राकृतिक बलों, नेचुरल फोर्सेस में, प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे दुर्बल बल, वीकेस्ट फोर्स है, इतना वीक है इतना वीक है कि पता ही नहीं चलता कि हम पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगा भी रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल है, लेकिन इसकी जो रेंज है ना वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी परास या रेंज सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक पॉइंट तो लिख लिया, अगला पॉइंट भी लिख देते हैं कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के या उनके मध्य उपस्थित माध्यम, मीडियम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम या मीडियम पर निर्भर नहीं करता है।
इसकी रेंज सबसे ज़्यादा, इसका मतलब क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप वहाँ पर बैठे मुझ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो, मैं आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूँ। दूरी कितनी है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कोई राजस्थान में हो सकता है कोई राजस्थान के बाहर भी हो आप में से, लेकिन मैंने सबके लिए कहा कि सभी मुझ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो और मैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूँ। डिस्टेंस मायने नहीं रखती। अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, तो मैंने कहा ना, आप यहाँ पर बैठे यूएसए में ट्रंप पर भी बल लगा रहे हो और वो ट्रंप वहाँ पर यूएसए में बैठे आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। यानी दूरी मायने नहीं रखती, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। पूरा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आ गया हो, वहाँ तक कोई भी वस्तुएं, उनके बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये हमने सबसे पहले बात की गुरुत्वाकर्षण बल की। अब आगे मैं बात करता हूं आपसे गुरुत्वाकर्षण बल से ही रिलेटेड। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करते हैं। तो चाहे आप एमपी से हो, चाहे अयोध्या से हो, कहीं से भी हो, हरियाणा से हो, ठीक है, लेकिन आप मुझ पर बल लगा रहे हो, मैं आप पर बल लगा रहा हूं। दूरियां डिपेंड नहीं करती, दूरियां मामूली है, दूरियां नगण्य है। चलें अब यहां से हम एक आगे बात करते हैं। एक बात सुनना, मैंने आपको लिखवाया था F बराबर m गुणा a, बल का सूत्र लिखवाया था। और अभी एक और बल का मैंने सूत्र लिखवाया गुरुत्वाकर्षण बल का, वो क्या लिखवाया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब सुनना देखो, मैं मान लेता हूं यहां पर मैं एक व्यक्ति यानी एक मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति और हमारी पृथ्वी के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वहां पर मैंने मनुष्य का द्रव्यमान रख दिया और वहां पर मैंने ये पृथ्वी के ई रख देता हूं भाई, अर्थ को ई से दर्शा देते भाई। मैंने कहा ना, दो वस्तुएं जो भी आप ले रहे हो सकता है वो वस्तु पृथ्वी और हम हो सकता है पृथ्वी या कोई दूसरी वस्तु हो सकता है कि कोई दो वस्तुएं हो, दोनों के द्रव्यमान ये एम एम तो क्या है, मनुष्य जो ये इस पृथ्वी पर खड़ा है, ये पृथ्वी, तो एम एम तो हो गया मनुष्य का द्रव्यमान और एम ई यानी अर्थ, ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। यानी पृथ्वी और मनुष्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इस फॉर्मूले में आप अपना द्रव्यमान रखो, कितने भी हो, 60 किलो के 70 किलो के, पृथ्वी का द्रव्यमान रखो और यहां जो आर आएगा। अब सुनना, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां से अब मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण की तरफ ले जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर ये जो आर होगा वो हो जाएगा, इसे आर ई से डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। कैसे, अब सुनना देखो, ये पूरी पृथ्वी लगभग गोल है, हालांकि ध्रुवों पर चपटी होती है, ये पृथ्वी का सेंटर मान लेता हूं। तो इस मनुष्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काउंट करनी है, तो ये सेंटर से इस मनुष्य तक, यानी ये पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, बीच की दूरी। अब आपके मन में आएगा कि सर हम तो पृथ्वी पे ही हैं, कहां से दूरी हुई, आप ये इतनी दूरी क्यों ले रहे हो? तो सुनना, हर वस्तु का द्रव्यमान, उसका जो वजन होता है, हम उसके जो ये द्रव्यमान केंद्र यानी जो सेंटर बिंदु होता है, वहां पर हम उसको निर्धारित करते हैं, या ऐसे करते हैं कि इस पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान हम यहां पर केंद्रित मानते हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये यहां पर, ये मनुष्य का द्रव्यमान यहां पर, इन दोनों के बीच की दूरी ये लगभग क्या हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। अब जो मैं आपसे चाहता था, ये तो मैंने आपको इस फॉर्मूले में ये आर ई रख देते हैं भाई, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा ये आर ई का स्क्वायर, है तो वो दूरी ही, ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि एक मनुष्य जो पृथ्वी पर खड़ा है, उस पर ये बल
इस प्रकार से भी तो दर्शा सकता हूं। ये फॉर्मूला कोई गलत थोड़ी है। ये बल, ये m मनुष्य कि भाई इस मनुष्य पर ये पृथ्वी कितना बल लगा रही है, ये इस तरह से भी तो लिख सकता हूं। अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करो, तुलना करोगे तो यहां पर एक बात सुनना, देखो जब तुलना करोगे दोनों की, इधर एफ जी आ गया, ये इधर भी एफ जी आ गया, इधर ये मनुष्य का द्रव्यमान एम एम आ गया, ये मनुष्य का द्रव्यमान एम एम आ गया, बचा क्या, ए। यानी ये जो ए है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। इस स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी बची हुई चीजें हैं जो इस काले बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं, क्या क्या बची है, ये जी किसके बराबर हो जाएगा, उसकी तरफ से उठाओ। देखो पहले तो आया कैपिटल जी, फिर क्या आया, पृथ्वी का द्रव्यमान बटा पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, ये देखो, गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले में जी आया है, जी तो नियतांक है, उसको तो छोड़ दो, बचे क्या, वस्तु का, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। यानी मैं कह सकता हूं कि किसी भी ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, हर ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अभी मैंने बताया, तो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, जो कि किस पर निर्भर करेगा, उस ग्रह के द्रव्यमान पर और उस ग्रह की त्रिज्या पर। त्रिज्या के स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से बहुत कम है। हालांकि उसकी त्रिज्या भी कम है, तो त्रिज्या कम होने की वजह से उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होना चाहिए था, बट क्या है कि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में G/6 होता है। ये चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। और यहां पर जब आपके पास G आ चुका है तो अब मैं आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बताता हूं, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करके देख लो भाई, सीधा सा, ये भी तो बल का फॉर्मूला है और ये भी हमने अभी लिखा है, सही, दोनों सही है। बस इसमें जो Fg था ये भी इधर Fg आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर ये मनुष्य का द्रव्यमान mm था, ये इधर मनुष्य का द्रव्यमान mm आ गया। बची हुई चीज क्या थी, ये कैपिटल G, ये अर्थ का द्रव्यमान और अर्थ जो अर्थ की त्रिज्या का स्क्वायर, ये सभी इस A के बराबर होंगे। तुलना करने पर हमें यही पता चलता है, और हमने तुलना करके देख लिया, हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो ये गुरुत्वीय त्वरण किस किस पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी की जगह कोई दूसरा ग्रह होता तो उस ग्रह के द्रव्यमान पर और उस ग्रह की त्रिज्या पर। इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से कम, ये G/6 होता है। और अब जब आप G पढ़ लोगे तो अब कई क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एग्जैक्टली द्रव्यमान और वजन में तो कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान और भार में अंतर आता है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कभी कभी अगर मैं ऐसे टर्म्स, देखो मैं बोल देता हूं भाई, अगर लिखना मैं मिस कर दूं, लेकिन बोल तो देता हूं, इतना तो भाई ऐसे तो मत कहो, बोल तो देता हूं मैं इंग्लिश टर्म्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या रेडियस, मास बोल ही रहा हूं मैं, ठीक है। ये मनुष्य का द्रव्यमान, मास ऑफ जो भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल है, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, इधर पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आगे बात करें तो ये हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण की बात आई। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी इस गुरुत्वीय त्वरण की थोड़ी सी बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण
जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ठीक है। अगर इस g की बात करूं तो g का भी हमने फॉर्मूला लिखा है, g बराबर कैपिटल G गुणा m अर्थ अपॉन r अर्थ का स्क्वायर, ये लिखा। तो एक बात यहां पर देखो, चीजें आप देखो धीरे धीरे ग्रिप करना सीखोगे कि गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी की त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी किसके, स्क्वायर के। तो अगर अब बात सुनना, देखो सीधी सी, अब बात मैं बार बार समझाऊंगा नहीं क्योंकि अपन पहले बहुत बात कर चुके हैं इसकी। अगर ये त्रिज्या बढ़ेगी तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पूरी गोल ना होकर ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। पूरी गोल ना होकर ध्रुवों पर चपटी होती है, जैसे ऑरेंज का शेप होता है, नारंगी का आकार होता है, वैसे ही ध्रुवों पर क्या होती है, थोड़ी चपटी होती है। तो ध्रुवों पर चपटी है, ये बीच में सेंटर ले लेता हूं। ये पोल यानी ये जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये इधर दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल, एस पोल यानी साउथ पोल, ये ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। और ये बीच में जो ये यहां वाला भाग है, ये क्या है, विषुवत रेखा वाला, इक्वेटर। विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो पृथ्वी चूंकि थोड़ी सी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, यानी ध्रुवों पर जो त्रिज्या है कौन सी है, आरपी से दर्शा देता हूं। आरपी बोले तो पोल्स यानी ध्रुवों की त्रिज्या, और ये आर इक्वेटर यानी ये आर ई से दर्शा देता हूं। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम है, विषुवत रेखा पर ज्यादा है। यानी यहां पर साइड में लिख दूं, आर पोल यानी ध्रुवों की त्रिज्या इक्वेटर से क्या है, कम है। अब आ जाओ वापस से, जब ये त्रिज्या ज्यादा होती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है। त्रिज्या किसकी ज्यादा है, इक्वेटर की त्रिज्या ज्यादा है और पोल्स की त्रिज्या कम है, यानी इक्वेटर पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पोल्स की तुलना में यानी ध्रुवों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इस वजह से होता है। इक्वेटर पर त्रिज्या मैक्सिमम होती है, तो जहां त्रिज्या मैक्सिमम यानी ये आर मैक्सिमम होगा, वहां जी मिनिमम होगा। देख लो इक्वेटर पर मिनिमम सबसे कम है। तो ये आपके पास, हाँ, पोल क्या लिखा है, पोल है मैक्सिमम ग्रेविटी देन इक्वेटर। ग्रेविटी की बजाय हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें तो और भी बेटर रहेगा यहां पर। तो ठीक है, पोल्स पर मैक्सिमम क्यों हुआ, लिखा है पोल्स पर ऑलवेज मैक्सिमम, वाई, बिकॉज देखो यहां पर त्रिज्या क्या है, पोल्स पर चपटी है ना, तो चपटी है तो ये वाली जो त्रिज्या, ये वाली ये क्या होती है, सबसे कम होती है। इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे त्रिज्या कम होगी, ये त्रिज्या जैसे कम होगी तो जी बढ़ने लगेगा, और सबसे मैक्सिमम कहां होगा, पोल्स पर, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है। अब ये जी की बात कर ली, तो अब हम द्रव्यमान और भार की बात अब करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ए बराबर जी एम का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। एम का स्क्वायर मत बोलो भाई, ये एम ई ही रखो, ठीक है, एम का स्क्वायर मत करो। अपॉन आर का स्क्वायर तो ठीक लिखा है, एम का स्क्वायर मत करो। जो भी ग्रह, चाहे वो अर्थ हो चाहे कोई दूसरा प्लेनेट हो, उसका द्रव्यमान रखना है, एम का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो अभी पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, गुरुत्वाकर्षण, जो जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, पोल्स पर ज्यादा है, इक्वेटर पे सबसे कम है, इस पर आधारित क्वेश्चन आगे पूछूंगा। सही जवाब देना, नहीं तो
अब यहाँ से मार तो सकता नहीं आपको, और वैसे भी मैं मारता नहीं हूं, ऐसे तो सीधा साधा हूं मैं तो। चलें देखें। अब मैं आपको भार और द्रव्यमान में अंतर बता रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से था कि सर ये द्रव्यमान वजन, भार नहीं बोलते आप, क्यों नहीं बोलते भार? अब बता देता हूं। देखो, द्रव्यमान, एक तरफ मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान मास, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं भार वेट। देखें, यहां पर मास की बात करें तो वस्तु में जो भी द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य बोले तो मैटर या पदार्थ, वस्तु में द्रव्य की मात्रा, यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान। इसको मास कहते हैं। वो मांस नहीं, वो मांस वो वाला नहीं, ठीक है, वो हिंदी का शब्द है मांस, ठीक है। ये मास इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना कि सर मांस ये वाला है क्या, ये वाला मांस अलग है, ये इंग्लिश का मास है, वो मांस होता है, ये मास है, ठीक है। आगे बात लिखें तो ये पहला पॉइंट तो ये आ गया। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक अब काफी बार पढ़ चुके हैं, किलोग्राम। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, और सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि द्रव्यमान क्या है, सदिश या अदिश? जल्दी से आंसर कर दो, ऑब्लिक करके मैं अदिश लिख रहा हूं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, ए सदिश या बी अदिश। आपके आंसर देखूं तब तक मैं साइड वाला भार का लिखता हूं। आंसर आप लिख सकते हैं। परिभाषा दोनों की, पहले द्रव्यमान की परिभाषा देखिए, अब इधर भार की परिभाषा लिख सकते हैं। वस्तु के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, भाई a की बजाय क्या रखेंगे अब? g का गुणनफल ये क्या कहलाता है? भार, वेट, जिसको W से डिनोट करते हैं, और ये W बराबर m गुणा g, ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो m गुणा g क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है, a है, ठीक है। तो जब a है यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका आ जाएगा? मात्रक। भार का जो मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम, जी का मात्रक भाई त्वरण ही है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या सीजीएस में बोले तो क्या हो जाएगा? डाइन। अब देख लो, इसलिए मैं मना करता हूं कि भार और द्रव्यमान ऐसे मत बोला करो कि मेरा भार 70 किलो है। भाई जब भार बोल रहे हो तो पीछे किलो क्यों लगा रहे हो? न्यूटन लगाओ। अगर आप अपना द्रव्यमान कहते हो कि मेरा वजन 70 किलोग्राम है, भाई द्रव्यमान कह दो या वजन कह दो, कॉमन लैंग्वेज में वजन कह देते हैं। जब आपसे कोई पूछे ना कि आपका भार कितना है, तो बाई चांस अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 किलो मत बोलना, फिर 70 किलो को जी से यानी 9.8 से गुणा करके बताओगे, तब आपका भार आएगा। यानी एक वस्तु जिसका भार मान लिया 980 न्यूटन है, जिसका भार, यानी ये W कितना है? 980। मात्रक देख लो न्यूटन है, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है? बल है। हम कॉमन लैंग्वेज में भार को द्रव्यमान के जैसे ही बोल देते हैं। आपसे कोई पूछता है कि आपका भार कितना, और आप कह देते हैं 60 किलो 70 किलो, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में द्रव्यमान को भार के जैसा माना जाता है। लेकिन फिजिक्स में ध्यान रखना, द्रव्यमान वजन और भार दोनों अलग अलग है। भार एक प्रकार का बल है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आप पर लगाया जाता है। यह भार एक प्रकार का बल है, इसलिए इसका मात्रक भी न्यूटन या डाइन रखा है।
भाई बल है तो बल का मात्रक तो क्या होता है, न्यूटन और डाइन। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, एम और जी में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, सुनना ध्यान से और जवाब गलत मत देना, ठीक है? बस नहीं चले, नहीं तो मैं, अच्छा हाँ, इसका भी आंसर इधर आपके आंसर कुछ आए होंगे, ध्यान देना। द्रव्यमान अदिश राशि है। भाई आपसे आपका वजन पूछूं तो आप मुझे 70 किलो बोल दो ना, कहां दिक्कत है? 70 किलो बोल दो, ऐसे थोड़ी बोलने का जरूरत है कि सर मेरा द्रव्यमान 70 किलो उत्तर दिशा में, ऐसे थोड़ी बोलोगे कोई। आप तो इतना ही बोलोगे कि सर मेरा द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। हाँ, अगर मैं आपसे भार पूछता हूं तो आप उस 70 को किससे गुणा करो, 9.8 से, लगभग 10 हो गया। 70 को लगभग 10 से गुणा करो तो 700 न्यूटन आपका भार है। तो भार और द्रव्यमान में अंतर ध्यान रखना। और अब क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं गलत मत करना, नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि यहां पर गुस्सा आएगा तो मैं कर कुछ नहीं सकता। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर आपका वजन 48 किलोग्राम है तो आपसे भार पूछूं तो 48 को गुणा कर दो 9.8 से, सीधी सी बात है, ठीक है? अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से, गलत मत करना। फिर कह रहा हूं, जब मैं इतना कह देता हूं मतलब आप गलत करने वाले हो, कि एक मनुष्य का द्रव्यमान 48 किलोग्राम है, ठीक है? 48 किलोग्राम है। यदि वह मनुष्य चंद्रमा पर चला जाए, अभी जो 48 बता रहे थे उनका आपका ही द्रव्यमान ले लिया, देख लो। यदि वह मनुष्य चंद्रमा पर चला जाए तो अब उसका द्रव्यमान होगा भाई, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान, वो पृथ्वी की तुलना में क्या है, 1/6। ये आपको हिंट दिया हुआ है। ऑप्शन देखें जल्दी से, ए 48 बटा कितना कर लेते हैं, 6, तो 8 किलोग्राम। ऑप्शन बी 6 किलोग्राम। ऑप्शन सी 48 किलोग्राम। और ऑप्शन डी 48 इंटू 6 कर दो तो 48 इंटू 6, 8 हाथ लगे 4, 36, 368 किलोग्राम। ये आपके 4 ऑप्शन है। फिर कह रहा हूँ गलत मत करना, अभी तो मैं पलटा नहीं हूँ, पलट कर देखता हूँ गलत आंसर आएंगे, यकीन है मुझे। हाँ, वेरी गुड, कईयों के सही आंसर भी आए हैं, कईयों के गलत भी आए हैं। 8, 48, कई जने तो 48 के आगे खुद ही राइट लगा रहे हैं। भाई खुद ही सही मान लो, फिर मुझे बताने का मतलब क्या रहेगा? अब सुनना एक बात, आप चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे लिफ्ट में चले जाओ, चाहे झूले पर चले जाओ, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। बदलेगा क्या? भार बदलता है। भार क्या होता है? m और g इस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान तो केवल क्या है? m है। हमेशा फॉर्मूला देखा करो, फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन हुआ तो उसमें चेंज होगा। आप चांद पे चले गए तो आपका द्रव्यमान तो m का m ही रहेगा। सुनना, अब द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। हाँ, डाइटिंग करोगे तो भले ही बदल जाए, बाकी आपको ऐसे कैसे उठाकर मैं आपको चांद पर भेज दूं तो आपका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चेंज होता है भार, क्योंकि देखो भार किस पर डिपेंड करता है? जी पर और m दोनों पर निर्भर करता है। जब आप चांद पर गए तो वहां पर g/6 रख देंगे, यानी भार तो हो जाएगा 1/6, यानी भार हो जाएगा फिर भी 8 न्यूटन।
किलोग्राम फिर भी सही नहीं, 8 न्यूटन हो जाएगा भार। तो गांठ बांध लेना आज के बाद कि कहीं पर भी चले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, मास नेवर चेंज, लेकिन जो भार होता है भार बदलता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, 48 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। ये 8 किलोग्राम, अगर मैं यहां पर, अब सुनना, एक और क्वेश्चन यहीं पर जुड़ जाता है, द्रव्यमान की बजाय भार कर देता तो पहला आंसर जाता, वो भी किलोग्राम नहीं, फिर वहां पर क्या हो जाता, न्यूटन हो जाता। ठीक है, भार 8 किलोग्राम होगा, जैसे लिख रहे हैं 8 किलोग्राम नहीं, फिर 8 न्यूटन होगा। ठीक है, मास कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे ही मैं ओरली बोल देता हूं। आपका द्रव्यमान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर? क्वेश्चन ढंग से सुन लो, वापस नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, आते ही सीधा ही क्वेश्चन ही पटकूंगा। क्वेश्चन है कि आपका द्रव्यमान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पोल्स पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, या विषुवत रेखा इक्वेटर पर? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, आंसर देते हैं सर प्लीज। हेलो सर जी प्लीज, अरे भाई दादा भाई, क्वेश्चन तो पूछो तो मैं आंसर दूं, प्लीज क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्वेश्चन का आंसर दे दो। वजन द्रव्यमान होता है, ठीक है, भार अलग है। वजन को कॉमन लैंग्वेज में वजन बोल देते हैं, बाकी फिजिक्स की लैंग्वेज में द्रव्यमान ही बोलेंगे। अच्छा, आंसर भी आ गया क्या? ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर द्रव्यमान सेम ही रहेगा, चेंज होता है भार। तो सुनना, अभी आंसर, चलो अगली क्लास की भी बात नहीं करते, अभी आंसर बता देता हूं कि ध्रुवों पर हो चाहे इक्वेटर, आपका द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, भार। और भार ज्यादा कहां पर होगा, जहां पर जी ज्यादा होगा। और जी कहां पर ज्यादा होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, ध्रुवों पर। तो जी ज्यादा होता है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर भार ज्यादा होगा। और भार कम कहां पर होगा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो द्रव्यमान दोनों जगह सेम रहेगा, याद रख लेना, गांठ बांध लेना, दिमाग में घुसा लेना। द्रव्यमान हर जगह बराबर रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, चाहे ध्रुवों पर, चाहे विषुवत रेखा पर, चाहे चांद पर। भार चेंज होता है, क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है, जी पर। ये जी ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, तो भार भी मैक्सिमम होगा ध्रुवों पर। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।